हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हिंदी पेडागोजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। यानी पिछले जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने देखा होगा कि जो पेडागोजी का सेक्शन है, यानी जो पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में थे, टाइम टेकिंग थे। ठीक है, तो वो सारे आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो ईजी से जो है आपका क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके इजी हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को सॉल्व करने से आपको जो है जो पेडागोजी में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी का जो है जो पैसेज पूछा जाता है गद्यांश और पद्यांश, उसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो ज़्यादातर क्या लगभग सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके जो 10, 12 या 15 क्वेश्चन होते हैं गद्यांश और पद्यांश दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके गद्यांश और पद्यांश से निकाल के जो है आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके ग्रामर से होते हैं। ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पेडागोजी सबसे ज़्यादा मस्ट होती है। पेडागोजी की जो 15 क्वेश्चन होता है वो जो है आपको 100% आनी चाहिए किस तरीके से सॉल्व करनी होता है, क्योंकि पेडागोजी आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके जो अदर लैंग्वेज होते हैं। जैसे अगर आप हिंदी के पेडागोजी सॉल्व करते हैं तो आपके जो दूसरी लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी संस्कृत हो या इंग्लिश, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो पेडागोजी की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट हैं, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो आप सभी लोग सॉल्व कर ही लेंगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं उनको आज की क्लास में देखेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा जिनको सीटेट का एग्जाम देना है। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा का आकलन करने के समय डैश सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग का, व्याकरणिक ज्ञान का, भाषा प्रयोग की क्षमता का, या फिर शास्त्र की जानकारी का। प्राथमिक लेवल पे भाषा के जो बच्चों की भाषा का आकलन करने का जो तरीका होता है, उस जो है तरीके में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए टीचरों को। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे अलंकारिक भाषा प्रयोग का बिल्कुल नहीं, अलंकार का जो है उतना ज़्यादा यूज नहीं होता प्राइमरी लेवल पे। व्याकरणिक ज्ञान का भी कोई खास यूज नहीं होता है। भाषा प्रयोग की क्षमता का बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए भाषा के आकलन करने के लिए। ठीक है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे उनको अपनी भाषा बोलने के लिए, तभी आप आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो भाषा का आकलन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है भाषा प्रयोग की क्षमता का। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका जो है वो विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता होती है, जैसे उसको लगता है कि यहाँ बच्चों को आवश्यकता है, वहाँ पे वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, सहायता दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व भी डाल रही है। यहाँ पर अध्यापिका क्या कर रही है, विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को सहायता दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, या फिर विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टीचर है वो क्या कर रही है, वो विद्यार्थियों की सहायता दे रही है। ठीक है, यानी जहाँ पे कोई भी जैसे संप्रेषणात्मक गतिविधि करा रही है, ठीक है, टीचर बच्चों के, तो जब वो उस गतिविधि के दौरान जहाँ पे उसको लगता है कि बच्चा ये काम नहीं कर पाएगा, इस एक्टिविटी में उसको प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा जो है हेल्प कर देती है, पाड़ की तरह जैसे एक सहारा देती है। ठीक है, तो उसको जो है वहाँ पर हेल्प कर देती है, तो बच्चा जो है उस गतिविधि को आसानी से कर पाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब धीरे धीरे हेल्प करती है, उसके बाद पूरा उत्तरदायित्व उसको दे देती है कि हाँ ये अब कर लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो टीचर है वो क्या कर रही है, विद्यार्थियों को क्या कर रही है, सहायता दे रही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं, यानी किस तरीके से कर सकते हैं ये बताना। एक बच्चा है जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से तो हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले पाता है। ठीक है, यानी कोई भी काम अगर समूह में कराया जाता है, कोई भी एक्टिविटी समूह से कराया जाता है, या दो बच्चों को जोड़े रख के कहते हैं ना कि जैसे कि आप दोनों लोग मिल के ये काम करिए, या फिर इस समूह में 4-5 लोग मिल के ये काम करिए, तो उसमें वो क्या होता है, एक्टिव रहता है, उसमें जो है एक्टिव होकर हिस्सा लेता है। लेकिन जब लिखित परीक्षा होता है तो क्या होता है, उसमें अच्छे अंक नहीं ले पाता, यानी खुद से जब अकेले उसको कोई काम करना होता है, कोई एग्जाम देना होता है, तो वो उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो आप शिक्षक के रूप में उस शिक्षार्थी की किस तरीके से मदद करेंगे ये बताना है। पहला है
उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, यानी आप उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करेंगे, जी नहीं, इसमें अंतःक्रिया की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी रुचि नहीं है। बच्चे के माता पिता को क्यों बताएंगे, वो आपका काम है, टीचर का काम होता है। तीसरा है कि माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है कि उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके, बिल्कुल सही। उसको जो है नियमित उसका परीक्षण जो है देंगे उसको, ताकि वो क्या करे, जो है सुधार कर सके, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अवधारणा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यह क्या है, सत्य है असत्य है, ये बताना है। यानी कि यह अवधारणा है, ये जो अवधारणा है कि बच्चे दुनिया में जो बच्चे होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण वो स्वयं खुद करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है। तो ये जो है, यानी कि यह जो अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये क्या है, ये पूरी तरह से सत्य है, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सत्य है कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में हकलाने की समस्या होती है, इसका एक संभावित कारण है। जो बच्चे हकलाते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बोल नहीं पाते हैं, कोई भी शब्द उनको दिया जाए बोलने के लिए, कोई सेंटेंस दिया जाए बोलने के लिए, तो एक बार में नहीं बोल पाते हैं, कई बार रिपीट करके या रुक रुक कर बोलते हैं, तो वो होता है हकलाना, ठीक है। तो बच्चों में जो हकलाने की समस्या होती है उसका एक संभावित कारण, किस कारण से जो है वो हकलाते हैं, उसका क्या कारण है ये बताना है। शिक्षक का विलंब से आना, जो शिक्षक विद्यालय देर से जाते हैं इसलिए हकलाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा कि बोझिल परीक्षाएं, ये भी गलत है। पाठ्यक्रम का बोझ, ये भी गलत है। फोर्थ है कि आत्मविश्वास का अभाव, बिल्कुल सही। जो बच्चे हकलाते हैं या फिर किसी भी तरीके से पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, तो वो उनमें जो है आत्मविश्वास का अभाव होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको हकलाने की समस्या होती है, वो सेंटेंसों को पूरा नहीं बोल पाते हैं। वहीं पर अगर किसी बच्चे को उसका जो है आत्मविश्वास अच्छा है, तो वो सेंटेंस अगर चाहे वो गलत ही बोले, उसको लगता है कि वो गलत बोल रहा है या टीचर को लगता है कि गलत बोल रहा है, लेकिन वो इस तरीके से बोलता है कि सामने वालों को लगे ही ना कि वो गलत है, ठीक है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास उसके ऊपर खुद का होता है कि हाँ वो खुद कर लेगा, बेशक वो जो है गलत ही बोल रहा हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, ठीक है। तो हकलाने की समस्या तभी आती है जब उसमें आत्मविश्वास का अभाव होता, कमी होती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में 2023 में जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो उसमें कई सारे पूछे गए थे। तो इसकी जो है टोटल सारे सब्जेक्ट की, जिसमें कि आपका हिंदी, ईवीएस, ईडीपी सारे लगभग क्वेश्चन रहेंगे, इसका अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन कराएंगे, किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं वो भी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि अभिकथन दिया हुआ है कि अभिकथन ए, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये जो है अभिकथन दिया हुआ है आपका, ठीक। और दूसरा दिया हुआ है कारण की पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। अभिकथन दिया है कि चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है, ठीक है, बिल्कुल सही, अभिकथन आपका सही लग रहा है। दूसरा दिया है कि पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं, जी नहीं, ये जो है तीनों शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये गलत है। अभिकथन आपका सही है और ये कारण आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें है ए और आर दोनों सही हैं, गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। तीसरा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, बिल्कुल सही, सीधा सीधा है कि ए सही है आपका और आर जो है गलत है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की राधा चित्रात्मक किताब के चित्रों को ध्यान से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत करती है, ठीक है। पहली कक्षा की एक राधा है, बालिका है, लड़की है, वो चित्रात्मक किताब के चित्रों को ध्यान, यानी ऐसी किताब देख रही है जिसमें बहुत सारे चित्र हैं, ठीक है, उनको क्या है ध्यान से देखती है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातचीत भी करती है। तो राधा क्या कर रही है, चित्रों को देखकर मात्र पृष्ठ पलट रही है। दूसरा कि अर्थ के साथ पढ़ रही है।
तीसरा है कि निरर्थक रूप से समय व्यतीत कर रही या फिर अपने दोस्तों का ध्यान बटा रही है। तो अगर कोई भी बच्चा जो है चित्रों को ध्यान से देख रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसी पे जो है चर्चा कर रहा है अपने दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या है, वो अर्थ के साथ पढ़ रहा है या पढ़ रही है, ठीक है, उसको जो है चीज़ें समझ में आ रही तभी वो डिस्कशन कर रहा है अपने दोस्तों से। तो यहाँ पे जो राधा है वो अर्थ के साथ पढ़ रही है, ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। एक कक्षा है, उसमें प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे। भाषा में प्रवाह है, यानी भाषा में जो प्रवाह है उसके आधार पर आकलन करेंगे, बिल्कुल सही। दूसरा है कि विषय वस्तु में निपुणता, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु में निपुणता। तीसरा है, तो ये भी सही है, विषय वस्तु की निपुणता से भी उनका आकलन कर सकते हैं। और तीसरा है कि विभिन्न लेखकों के कथन से जी नहीं। और फोर्थ है प्रस्तुतिकरण शैली से ही। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, प्रस्तुतिकरण शैली से भी उनका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका होगा भाषा में प्रवाह है, इससे उनका आकलन कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा कि विषय वस्तु में निपुणता, इससे भी आकलन कर सकते हैं। तीसरा है आपका विभिन्न लेखकों के कथन से, ये गलत है। और प्रस्तुतिकरण शैली से। तो पहला, दूसरा और चौथा ये आपका सही होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका फोर्थ ऑप्शन में है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्न कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और जब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है, इस कार्य को क्या कहेंगे। अब उन्हें क्या है, पूरा अनुच्छेद को लिखना है, तो इस कार्य को क्या कहेंगे, ठीक है। यानी कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्न कार्य करवाती है। कौन कौन से कि 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। यानी 8 जो वाक्य के अनुच्छेद उसको 2 भागों मतलब 4-4 का बांट देती है, ठीक है। 4 उस अनुच्छेद को 4 लाइन ऊपर हो जाती है, 4 लाइन एक हो जाती है, 4 लाइन दूसरी, तो 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। जोड़ों में प्रत्येक विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया है। जो जोड़े में बैठे व्यक्ति उनको हर दूसरा वाक्य दिया गया है। प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे का वाक्य बताते हैं, एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद श्रुतलेख पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे या फिर वर्तनी श्रुतलेख कहेंगे या फिर पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे या फिर पठन श्रुतलेख। तो अनुच्छेद श्रुतलेख नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा अनुच्छेद तो लिखना नहीं है, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति लिख नहीं रहा। वर्तनी श्रुतलेख भी नहीं कहेंगे। तीसरा पारस्परिक श्रुतलेख, आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा क्योंकि वहाँ पे परस्पर कई सारे लोग बैठे हैं समूह में, वो सभी जो है अनुच्छेद लिख रहे हैं सुन के एक दूसरे, क्योंकि वो जो भी बच्चे हैं समूह में बैठे हैं एक दूसरे के जो जोड़े में बैठे हैं वो एक जो अनुच्छेद की लाइन है उसको बताते हैं दूसरे को, ठीक है, तब वो बच्चे लिखते हैं। तो पारस्परिक श्रुतलेख होगा, आपस में बता के जो है लिखते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पारस्परिक शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं। पारस्परिक शिक्षा की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं ये बताना है। पहला है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, बिल्कुल सही है। दूसरा है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना या सारांशीकरण, ये गलत है आपका। कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना और सारांशीकरण, तो ये भी गलत है। विचार करना, अभिव्यक्त करना या मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण, ये भी गलत है। अनुमान लगाना या अनुमान करना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण, ये क्या होता है, आपकी पारस्परिक शिक्षाओं की प्रक्रिया होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है, यानी क्या कहलाती है। पहला है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, तीसरा श्रव्य भाषिक पद्धति और चौथा है द्विभाषी
पद्धति। तो भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली जो पद्धति है वो कहलाती है आपकी स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यानी बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद और नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत सहायता के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? ठीक है, पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है संज्ञानात्मक संकेत, तीसरा है अंतःक्रियात्मक और चौथा सामाजिक सांस्कृतिक। तो जहाँ पे कोई टीचर किसी भी बच्चे की या फिर जो बच्चे वहाँ पे क्लास में हैं जो शिक्षार्थी हैं उनकी हेल्प कर रही है, उनको संकेत दे रही है, तो वो क्या होता है, एक हेल्प होता है, पाड़ का काम करता है। ठीक है, तो संकेत का काम कर रही, संकेत दे रही है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे क्या होगा, संज्ञानात्मक संकेत होगा। ठीक है, व्यवहारवाद हो नहीं सकता, अंतःक्रियात्मक हो नहीं सकता, सामाजिक सांस्कृतिक हो नहीं सकता, तो सेकेंड ऑप्शन ही आपका संज्ञानात्मक संकेत होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोंगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से अलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ठीक है, आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी मोंगली की, है तो वो इंसानी बच्चा। ठीक है, लेकिन वो जो है इंसान होने के नाते यानी इंसान मनुष्य का बच्चा होने के बाद भी वो क्या है, भाषा नहीं बोल पाता है, मनुष्य की जो लैंग्वेज होती है उसको नहीं बोल पाता है और वो जंगल में रह रहा है। ठीक है, तो वो किस जो है वो क्यों नहीं बोल पा रहा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला है कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। ठीक है, दूसरा है बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, बिल्कुल नहीं। सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, या फिर उससे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको क्या हुआ था, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। जब मोंगली छोटा था तो कहते हैं कि उसको जो भेड़िया था उसको उठा ले गया था जंगल। ठीक है, तो जब वो जंगल में रहने लगा था तो वहाँ पे जो भाषाई परिवेश है यानी कि जो वातावरण मिलना चाहिए उसको बच्चे को, वो उसको नहीं मिला बचपन में। ठीक है, जो उसके एज थी भाषा सीखने की, उस एज में उसको सही वातावरण नहीं मिला, एक भाषाई परिवेश नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको जो भाषा बोलनी चाहिए मनुष्य वाली वो उसको नहीं आती थी, समझ में नहीं आती थी, वो बोल भी नहीं पाता था। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा कि एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। ना सिर्फ मोंगली बल्कि जो अदर बच्चे भी होते हैं समाज में, अगर उनको जो है सही माहौल ना दिया जाए, सही भाषाई परिवेश नहीं मिलता तो वो बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पे जो है उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं। ठीक है, वो चले जाते हैं अपना जो है अपने ऑफिस, तो बच्चे जो है घर में अकेले रह जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं भाषा का जो परिवेश है वो बहुत कम मिल पाता है, तो जिसकी वजह से उनकी जो बोलने की क्षमता होती है, जो भाषा का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको जो भाषा परिवेश है वो नहीं मिल पाता, उसका अभाव होता, जिसकी वजह से उनके जो भाषाई लैंग्वेज होती है उसमें जो है उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो यही वही चीज़ है कि एक सही आयु में बच्चे के भाषा विकास का परिवेश उसको जो है अभाव था, उसको नहीं मिला, तो इसकी वजह से जो मोंगली है उसको जो है भाषा बोलने में जो दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों को विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? ठीक है, पिछले माह की गई जो उद्घोषणाएं थी और वक्तव्य थे उनके विश्लेषण करने के लिए जो है अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है बताना है। लिखित विमर्श चिंतन पे, वाचिक विमर्श चिंतन पे, मुद्रित विमर्श चिंतन पे, या फिर अप्रकाशित विमर्श चिंतन पे। ठीक है, तो जो है भाषा की कक्षा में जो अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को पिछले माह जो की गई उद्घोषणाएं थी और वक्तव्य थे उसका विश्लेषण करने के लिए जो है कहा। तो यहाँ अध्यापिका जिस बात का पर बल दे रही वो है आपका वाचिक विमर्श चिंतन पर। ठीक है, क्योंकि वाचिक विमर्श चिंतन यानी कि उद्घोषणाएं और वक्तव्य का विश्लेषण करने के, जो उन्होंने उद्घोषणाएं किया था या फिर जो वक्तव्य दिए था उसके जो है विश्लेषण की बात कर रही है। ठीक है, तो वाचिक विमर्श जो है चिंतन होगा, लिखित तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पे वक्तव्य दिया गया था, उद्घोषणा की गई थी। ठीक है, मुद्रित विमर्श चिंतन नहीं होगा, अप्रकाशित विमर्श चिंतन नहीं होगा, बल्कि वाचिक विमर्श चिंतन होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं, उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किया जा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं वो कक्षा में एक दूसरे से बात करने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं। तो उनके संकोच को जो सर में उनको आती है, शर्मीले होते हैं, उनको संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किया जा सकते हैं। पहला, उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें जो है संकोच करते हैं, जो शर्मीले टाइप के होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कि कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, बिल्कुल सही। जो क्लास में जो है गतिविधियाँ कराई जाती है वो अनौपचारिक रूप से कराई जाएँ और उसमें उन विद्यार्थियों को संलग्न कराया जाए जो संकोच करते हैं, जो शर्मीले टाइप के होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बल दिया जाए। ठीक है, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बल दिया जाए। ठीक है, यानी कि एक सहारे का काम किया जाए, जहाँ पे उनको दिक्कतें हो रही, जहाँ पे वो शर्मीले टाइप के होते हैं, वहाँ पे उनका प्रोत्साहन किया जाए, उनका पुनर्बलन किया जाए। तो ये ऑप्शन भी सही है। उन्हें कुछ और प्रकार के कार्य दिए जाए, जी नहीं, उनको अलग नहीं किया जा सकता कि उनको जो है जो शर्मीले हैं या जो संकोच करते हैं उनको अलग दिया जाए कार्य, और जो नहीं संकोच है, जो शर्मीले टाइप के नहीं है, उनको अलग दिया जाए। तो ये गलत होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचने के लिए कहती है। बाद में वह 5-5 के समूह में इन 2 शब्दों के आधार पर शब्द जाल बनाने के लिए कहती है। शब्द संपदा सीखने के लिए इस उपागम को क्या कहते हैं। थीम विषयक उपागम, आयाम आधारित उपागम, विन्यास या शब्द जाल। ठीक है, तो शब्द जाल तो होगा नहीं, विन्यास भी नहीं होगा, आयाम आधारित उपागम भी नहीं हो सकता, थीम विषयक उपागम आपका कहलाएगा। ठीक है, जो शब्द संपदा सीखने के लिए जो शब्द जाल बनाते हैं वो थीम विषयक उपागम कहा जाएगा। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। पढ़ने से पहले जो कार्य होते हैं, किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, यानी जो पठन पूर्व कार्य कराए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्यों कराए जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए बिल्कुल सही। जो शिक्षार्थी जिनको आप पढ़ाएंगे उनकी जो पढ़ने की कुशलता है उसका मूल्यांकन करने के लिए कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या उसमें वो कुशलता, क्या उनको इंटरेस्ट है उसमें, वो कुशल है कि नहीं है, उस चीज़ को जो है जानने के लिए पढ़ने से पहले कार्य कराए जाते हैं। पठन पूर्व जो अवलोकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन किया जाए। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, ये भी गलत है। पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए, ये भी गलत है। पहला ही सही है कि पढ़ने से पूर्व जो कार्य किया जाता है वो जो है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता को मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो भी चीज़, जैसे कोई भी टॉपिक, मान लीजिए आपने जल के बारे में आपको आज पढ़ाना है, ठीक है, तो जल टॉपिक पढ़ाने से पहले जो चीज़ें आप बच्चों से पूछते हैं कि उनको जल के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जानते हैं, वो जल के बारे में कौन सी चीज़ें उनकी जानकारी में है, नॉलेज है नहीं है, तो जो चीज़ें आप उनसे टॉपिक शुरू करने से पहले उनको जो है पूछते हैं या उनको उनसे पूछते हैं, वही होता है पठन से पूर्व कार्य। ठीक है, तो वो इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन किया जाए कि हाँ उनकी पढ़ने की क्या कुशलताएं हैं, उस बारे में, उस टॉपिक के बारे में वो कितनी जो है कुशल हैं, कौन सी चीज़ें उनको पता है, कौन सी चीज़ें नहीं पता है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या होता है। एक से अधिक भाषा के ज्ञान भाषा विकास में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। यानी एक से अधिक भाषा अगर कोई भी बच्चा जानता है तो क्या वो भाषा शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। बिल्कुल नहीं, बोझ कहाँ बन जाएगा। दूसरा कि नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समरूप करता है। ठीक है, नवीन कक्षा में सीखते समय शिक्षार्थी उसके अनुरूप करता है, जी नहीं। तीसरा है कि नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। एक से अधिक भाषा का जो ज्ञान होता है किसी भी बच्चे के पास, तो जब दूसरी नई भाषा वो सीखता है तो उसको सीखने और सिखाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी बच्चे को 2 भाषाएं आती है और तीसरा भाषा वो सीखना चाहता है, तो जो 2 भाषाएं होती है वो तीसरी भाषा सीखने में उसकी क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, जी नहीं, आपका हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि क्या है, प्रोत्साहित करता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। जो 2 भाषा उसको पहले से पता है, ठीक है, तो वो मदद करता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है आपकी स्वनिम। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, वो कहते हैं उसको स्वनिम को। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। जो रचनावादी क्लास होती है उसमें भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। पहला है व्याकरणिक इकाइयों की ड्रिल और अभ्यास पर, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर व्याकरण और ड्रिल और अभ्यास मिल जाए आप देख के कर दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, निगेटिव होता है। शिक्षक द्वारा सुझाई गई पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर ये भी आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसको भी आप देख के कर दीजिए। ठीक है। तीसरा कि यह मान्यता कि भाषा तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक विद्यार्थी को भाषा सिखाए, ये भी गलत है। यह कोई मान्यता नहीं कि भाषा तभी कोई बच्चा सीख पाएगा जब कोई शिक्षक सिखाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं, बच्चे खुद से भी सीख सकते हैं अनुकरण के माध्यम से, तो ये भी आपका गलत है। फोर्थ है कि विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों का आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज पर, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के पहले के जो अनुभव है उसको आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज पर आधारित होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। कि रचनावादी जो क्लास होती है उस पर जो भाषा अधिगम आधारित होता है वो विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके जो है हिंदी के पैडागोजी से रिलेटेड हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, काफ़ी आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें भी आपके इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन आप कई बार डिस्कस कर चुके थे। ये आपके जो है ये आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके जो एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है। तो पैडागोजी जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करिए, जो गद्यांश पद्यांश उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। क्योंकि गद्यांश पद्यांश में ये नहीं होता कि ये गद्यांश आ ही जाएगा एग्जाम में, लेकिन पैडागोजी आपकी यही सेम पूछी जाएगी, अलग से नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पैडागोजी में देखने को मिलेंगे। तो पैडागोजी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। अगर आप हिंदी में पैडागोजी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो 2 अदर लैंग्वेज हैं, जैसे आप हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज अगर आपकी संस्कृत है तो उसमें हेल्प करेगी, संस्कृत नहीं है इंग्लिश है तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपके वही होते हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाता है बस। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लाएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।